हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। चलो। आइसोमेरिज्म इसको हिंदी में कहते हैं बेटा समावयवता। समावयवता। ठीक है। आइसोमेरिज्म हिंदी में क्या कहते हैं? समावयवता। सुनो क्या होता है। ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, यानी कि समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। दो या दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा तथा अणुभार, अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट समान होते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा अणुभार समान होते हैं, किंतु भौतिक और भौतिक और रासायनिक गुण यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। एक दूसरे के समावयवी यानी कि आइसोमर्स कहलाते हैं। कहलाते हैं तथा यह
परिघटना तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। ठीक है, पढ़ो। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा अणुभार समान होते हैं किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। बोलो, समझ में आया? यौगिक दो या दो से अधिक हो सकते हैं जिनके अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट समान होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? भिन्न होती है। वे एक दूसरे के आइसोमर्स यानी कि समावयवी कहलाते हैं और ये जो परिघटना है इसको बोलते हैं समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। ठीक है, नोट करो। चलो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए C2H5OH, एक तो ये लिया और एक CH3OCH3 ये लिया। ठीक है, अच्छा, C2H5OH ये एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। और जो CH3OCH3 है ये ईथर है। ठीक है बेटा, C2H5OH क्या है? एल्कोहल। और CH3OCH3 क्या है? ईथर। अच्छा, अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो देखो, इसमें 2 कार्बन और इसमें भी 2 कार्बन, मतलब C2 है ना। अच्छा, 5 और 1 6 और इसमें भी 3 और 3 6, मतलब दोनों में 6 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। अच्छा, एक ऑक्सीजन इसमें है और एक ऑक्सीजन इसमें है, तो दोनों में एक एक ऑक्सीजन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6O। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? देखो, एक कार्बन का 12, 2 का 24 और 6 हाइड्रोजन का, तो 24 और 6 30 और 16 ऑक्सीजन का 46 ग्राम। ठीक है, कितना होगा? 46 ग्राम। 12 12 24, 24 और 6 30, 30 और 16 ऑक्सीजन का 46 ग्राम। ठीक है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक एल्कोहल है और एक ईथर है। भाई, एल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है, ईथर की प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है ना, एल्कोहल अलग प्रकार की रिएक्शन शो करता है, ईथर अलग प्रकार की रिएक्शन शो करता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ईथर की सोलिबिलिटी अलग होती है, एल्कोहल की सोलिबिलिटी अलग होती है। मतलब कहने का ये है कि एल्कोहल और ईथर, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी
डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। मतलब मैं लिख सकता हूं भिन्न भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है ना बेटा। तो एल्कोहल और ईथर, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, लेकिन रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न है। इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के हो गए आइसोमर, और इस परिघटना को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। अच्छा, यदि नाम लिखना है तो इसका नाम हम इथाइल एल्कोहल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इथाइल एल्कोहल, है ना, ये कॉमन नेम है। और इसका नाम क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल ईथर, है ना। ये नाम सब मैं आपको सिखा चुका हूं, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। ठीक है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता के प्रकार। ठीक है, देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो बीचों बीच हम लिख लेते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपको बताऊं बेटा, जो आइसोमेरिज्म है ये दो प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है ना। ठीक है, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, पहले मैं इसको बता देता हूं आपको, है ना। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसके दो प्रकार होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक तो होता है कॉन्फिग्यूरेशनल, और एक होता है कॉन्फर्मेशनल। ठीक है, तो इसके दो प्रकार हो गए, कॉन्फिगुरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। अब ये जो कॉन्फिगुरेशनल है, इसके फिर दो प्रकार है।
जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है बेटा। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार की है, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। जो कॉन्फ़िगरेशनल है उसके वापस दो प्रकार है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता है। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेटा, इसके 4-5 टाइप होते हैं। ठीक है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके कौन कौन से टाइप होते हैं देखो। एक तो होता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक होता है मेटामेरिज्म। क्या होता है? मेटामेरिज्म। और एक लास्ट है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म। ठीक है बेटा। चलो फिर से समझो, देखो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके वापस दो प्रकार है, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। जो कॉन्फ़िगरेशनल है उसके फिर दो प्रकार है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अच्छा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके कितने प्रकार है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार है। ठीक है ना। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। नोट करो। चलो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना अपने को, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा संरचनात्मक समवयवता। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक
संरचनात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता। समावयवता, ठीक है। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। अच्छा, होती क्या है सुनो। अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं। अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं, किंतु संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, भिन्न होता है, ठीक है बेटा। अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं, किंतु संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भिन्न होता है ना। अच्छा, अब इसके टाइप तो हम देख चुके हैं, एक थोड़ा सा और देख लो, है ना। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके अभी मैंने आपको टाइप बताए थे। एक क्या था? एक चेन आइसोमेरिज्म था, ठीक है। एक क्या था? एक पोजीशन आइसोमेरिज्म था। एक क्या था? एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म था, ठीक है। अच्छा, एक क्या था? एक था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक क्या था? एक था मेटामेरिज्म, और एक क्या था? टाटोमेरिज्म, ठीक है।
चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, है ना। क्या होता है समझो, थोड़ा सा मैं आपको जनरल आइडिया बताता हूँ, है ना, एक थोड़ा सा जनरल आइडिया। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, चेन भिन्न होती है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, चेन भिन्न होती है, मतलब यदि दो कंपाउंड है तो उन दोनों कंपाउंड में जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है, चेन यानी कि श्रृंखला, तो श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है ना, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अच्छा, पोजीशन में क्या होता है देखो, पोजीशन भिन्न होती है। जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है उसमें पोजीशन भिन्न होती है, फंक्शनल ग्रुप की या फिर मल्टीपल बॉन्ड की या फिर जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं प्रतिस्थापी, इनकी पोजीशन भिन्न होती है, मतलब स्थिति भिन्न होती है, इसलिए बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता, ठीक है। अच्छा, रिंग चेन में क्या होता है, एक रिंग होती है, और एक चेन होती है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एक होती है रिंग और एक होती है चेन, मतलब यदि दो कंपाउंड है तो एक रिंग फॉर्म में होगा और एक चेन फॉर्म में होगा, इसलिए बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है देखो, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भिन्न होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भिन्न होता है, मतलब यदि दो कंपाउंड है और वो दो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है, लेकिन एक में फंक्शनल ग्रुप अलग है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो उन दोनों के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, है ना। तो यदि फंक्शनल ग्रुप भिन्न हो तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना, क्रियात्मक समूह। अच्छा, मेटामेरिज्म में क्या होता है, मध्य में स्थित समूह, मध्य में स्थित समूह से भिन्न एल्काइल समूह जुड़े होते हैं। मध्य में स्थित समूह से भिन्न एल्काइल समूह जुड़े होते हैं, मतलब मध्य में जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो भिन्न होते हैं, तो मध्य में स्थित समूह से भिन्न एल्काइल समूह जुड़े हो तो बोलते हैं मध्यावयवता, अंग्रेजी में मेटामेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है, अच्छा यहाँ पे अलग कलर के पेन का यूज कर लूँ तो मिक्स हो जाएगा, रेड वाला कर लेते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन
दो एटम एक्टिव हाइड्रोजन दो एटम के बीच चलता है। एक्टिव हाइड्रोजन दो परमाणुओं यानी कि दो एटम के बीच चलता है। टाटोमेरिज्म को हिंदी में चलावईवता कहते हैं। टाटोमेरिज्म को हिंदी में चलावईवता कहते हैं। होता क्या है, दो एटम्स के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो चलता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं चलावईवता, अंग्रेजी में टाटोमेरिज्म। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक जानकारी है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अणुसूत्र और अणुभार समान, किंतु श्रृंखला यानी कि चेन भिन्न भिन्न होती है। श्रृंखला यानी कि चेन भिन्न भिन्न होती है। अब पहचानेंगे कैसे, तो मैं इसकी पहचान बताता हूं आपको। पहचान, इसको पहचानने का तरीका क्या है, रूट वर्ड भिन्न होगा। रूट वर्ड भिन्न होगा, यही इसकी पहचान है। ठीक है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म को पहचानने का तरीका क्या है, रूट वर्ड भिन्न होगा। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहचान क्या हो गई, रूट वर्ड भिन्न होगा, है ना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। देखो, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 और CH3, है ना। एक तो एग्जाम्पल ये ले लिया और इसके साथ में एक ये ले लिया, CH3 CH3 CH3। ठीक है, चलो सबसे पहले आप इनके अणुसूत्र देखो। तो देखो, अणुसूत्र देखना बहुत आसान है। इसमें 4 कार्बन है और इसमें भी टोटल 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है और इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है। बस इतना देख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन,
इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड, मतलब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम IUPAC के अकॉर्डिंग नंबर देंगे। ठीक है, तो इस चेन में कहाँ से नंबर दे, तो कहीं से भी दे दो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है। यदि फंक्शनल ग्रुप होता या मल्टीपल बॉन्ड होता या कोई प्रतिस्थापी होता तो मैं उसको देख के नंबर देता। अभी तो नॉर्मल चेन है तो किधर से भी नंबर दे दो, है ना, किसी एक एंड से नंबर देना होता, या तो इस एंड से दे दो या इस एंड से दे दो। मैंने यहाँ से 1 2 3 4 दे दिया। चलो इसमें देखते हैं। तो इसमें देखो, ये जो लगा है ना, ये प्रतिस्थापी है। ये क्या है, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। तो इस तरह से नंबर देना है कि ये प्रतिस्थापी पास पड़े। तो यदि मैं इधर से नंबर देता हूं तो 1 2, और इधर से देता हूं तो भी 1 2, मतलब दोनों ही तरफ से ये प्रतिस्थापी 2 पे आ रहा है, तो आप किधर से भी दे दो सही होगा। ठीक है, तो मान लो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका IUPAC नाम लिखो। तो 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मतलब इसका IUPAC नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अच्छा, इसमें देखो 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मतलब इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अच्छा, अब काम की बात सुनो। इसमें जो रूट वर्ड है वो ब्यूट है, इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है, ब्यूट, और इसमें जो रूट वर्ड है वो प्रोप है। ठीक है ना, तो हमने पहचान क्या लिखी, रूट वर्ड भिन्न होगा, तो इन दोनों में रूट वर्ड भिन्न आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। और आइसोमेरिज्म कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, इनके कॉमन नाम यदि हम लिखें तो इसका कॉमन नाम एन ब्यूटेन है, इसका कॉमन नाम क्या है, एन ब्यूटेन। और इसका कॉमन नाम लिखोगे तो इसका कॉमन नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है बेटा, मतलब एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी, चेन आइसोमर्स। नोट करो। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मान लो CN लगा दिया है ना। इसके साथ में एक और ले लेता हूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ पे मान लो CN लगा दिया। ठीक है, CN लगा दिया। अब ये जो CN है ये फंक्शनल ग्रुप है। CN क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, यहाँ पे भी ये CN क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं कि सेम है या नहीं है। तो देखो बहुत आसान है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3, 3 हो गए, और इसमें भी 1 2 3। ठीक, इसमें भी एक CN, इसमें भी एक CN, इसमें भी सारे सिंगल, इसमें भी सारे सिंगल, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्लियर। अब IUPAC के हिसाब से नंबर दो। तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो मैं इसके कार्बन को 1 दे दूंगा, उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक, इसी प्रकार ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो इसके कार्बन को 1 दे देंगे, उसके बाद ये 2। अब उसके बाद मैं इधर चलूं या इधर चलूं, दोनों तरफ सेम कार्बन ही है, तो ऐसा करते हैं इधर चल लेते हैं, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे ये आपका प्रतिस्थापी है, ये क्या है, प्रतिस्थापी। ठीक है ना, अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक, अब आप इसका नाम लिखो। तो इसमें प्रतिस्थापी तो है ही नहीं तो उसको छोड़ दो। उसके बाद क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। तो 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ब्यूटेन। और 1 नंबर की पोजीशन पे कौन है, नाइट्राइल, तो 1 नाइट्राइल। ठीक है,
तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। अच्छा, जिन लोगों को आईयूपीएसी नाम लिखने में दिक्कत होती है वे आईयूपीएसी वाले वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके पहले मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम के 3 वीडियो बनाए थे, वो तीनों वीडियो आप अच्छे से देख लेना, तो आपका आईयूपीएसी नाम वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखो मिथाइल प्रतिस्थापी है, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तो 2 मिथाइल, भैया 2 पोजीशन है ना, तो 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे क्या आ गया, नाइट्राइल, 1 पे क्या आ गया, नाइट्राइल, ठीक है। ये हो गया आईयूपीएसी नाम। अब आप देखो इसमें जो रूट वर्ड है वो ब्यूट है, इसमें जो रूट वर्ड है वो ब्यूट है, जबकि इसमें जो रूट वर्ड है वो प्रोप है, ठीक है ना। यानी कि रूट वर्ड अलग अलग है। जब रूट वर्ड अलग अलग होता है तो हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है। चलो एक और देख लो, जैसे मान लो सी, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। अच्छा, एक कंपाउंड कुछ इस तरह से बना ले, सी सी डबल बॉन्ड सी, और एक यहाँ पे इस तरह से जोड़ दें, ठीक है। चलो, इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया है ना, हाइड्रोजन आप लगा लेना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उस हिसाब से हाइड्रोजन लगा लो। चलो फॉर्मूला देखते हैं, देखो इसमें भी 4 कार्बन और इसमें भी टोटल 1 2 3 4, इसमें भी टोटल 4 कार्बन, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल, इसमें भी सब सिंगल, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा, नंबर 2, तो यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 और ये 4। अच्छा, इसमें कहाँ से दोगे, तो इसमें भी यहीं से देंगे 1 2 और ये 3। भाई नंबर इस तरह से देते हैं कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो पास में आ जाए, तो मैं यहाँ से 1 दूंगा तो पास में ही आ गया, ठीक उसी प्रकार इसमें यहाँ से 1 देंगे तो पास में आ गया। अब इसमें तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो छोड़ो। उसके बाद रूट वर्ड, तो 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए, नहीं सॉरी सिंगल नहीं है, आपकी बार डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है, 1 पोजिशन पे, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। क्या नाम हो गया, ब्यूट 1 इन। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ये प्रतिस्थापी है, सर प्रतिस्थापी क्या होता है, देखो बेटा जिसको चेन में नंबर ना मिले, जिसको नंबर ना मिले वो प्रतिस्थापी होता है। देखो ये पूरी चेन हो गई, इसको नंबर मिला क्या, नहीं मिला, तो जिसको नंबर ना मिले या जो साइड में रह जाए वो प्रतिस्थापी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो इसकी पोजीशन क्या है, 2, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए, सिंगल नहीं सॉरी डबल है, कहाँ पे, 1 पे, तो 1 इन, क्लियर। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब आप देखो इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है, ब्यूट, और इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है, प्रोप, ठीक है बेटा। तो इस तरह से कितने ही एग्जाम्पल बन सकते हैं, हमको रटना नहीं है, हमको केवल एक बात याद रखनी है कि यदि रूट वर्ड अलग अलग होगा तो चेन आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। रूट वर्ड यदि अलग अलग है तो चेन आइसोमेरिज्म होगी, क्लियर, नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं, अगला है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, तो देखो समावयवता की सबसे पहली शर्त क्या है, अणु सूत्र समान, यदि अणु सूत्र समान नहीं है तो वो कोई से आइसोमर ही नहीं होगी,
यानी कि यदि कोई कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनका फॉर्मूला देखना है। यदि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है तभी उसमें कोई आइसोमेरिज्म होगी, वरना आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो पहली शर्त क्या हो गई, अणुसूत्र समान। ठीक है बेटा, कोई सी भी समावयवता हो, सब में सबसे पहले आपको अणुसूत्र देखना है, अणुसूत्र सेम होना चाहिए। अणुसूत्र, देखो अणुसूत्र सेम होगा तो अणुभार तो सेम आ ही जाएगा। तो अणुसूत्र और अणुभार समान, किंतु किंतु फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न होती है, यही इसकी पहचान है बेटा, है ना, याद रखना। क्या, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी। इनकी स्थिति यानी कि पोजीशन यदि भिन्न भिन्न हो तो बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, यही इसकी पहचान है। क्लियर, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड बनाया, अच्छा चलो पूरा लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मान लो OH बना दिया। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से बना देते हैं, CH3 CH OH और ये CH3। ठीक है, ये दो कंपाउंड है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको अणुसूत्र देखना है। तो अणुसूत्र कैसे देखेंगे, देखो इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 कार्बन, इसमें भी एक OH, इसमें भी एक OH, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड, बस इतना देखना है। तो दोनों का अणुसूत्र सेम है। अब क्या करें, IUPAC के हिसाब से नंबर दो। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, नंबर ऐसे देना है कि फंक्शनल ग्रुप पास में आ जाए। तो ये 1, ये 2, ये 3, यहां से इसमें देखो इधर ये फंक्शनल ग्रुप है, मैं इधर से नंबर दूंगा तो भी 2 पे आएगा, इधर से दूंगा तो भी 2 पे आएगा, तो कहीं से भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब इसका नाम लिखो। तो प्रतिस्थापी तो है नहीं, छोड़ो उसको। उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, तो 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, और 1 पे क्रियात्मक समूह जिसको ओल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो छोड़ो, 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ है 2 पे, तो 2 ओल, ये नाम हो गया। अब आप देखो यहाँ पे जो पोजीशन है, किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 नंबर पे है इसलिए हमने 1 और लिखा, जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2। ठीक है, मतलब पोजीशन अलग अलग हो गई भाई, यहाँ पे पोजीशन 1 है और यहाँ पे पोजीशन 2 है, तो पोजीशन अलग अलग हो गई। जब पोजीशन अलग अलग होती तो बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे मान लो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और थोड़ा नीचे बनाए C C C डबल बॉन्ड C, एक और बना लेते हैं C C डबल बॉन्ड C C। ठीक, चलो
ये फिर ऊपर पहुंच गया। ठीक है, चलो नंबर 2। तो नंबर इस तरह से देना है कि डबल बॉन्ड पास में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अच्छा, इसमें किधर से भी दे दो सेम ही पोजीशन है, 1 2 3 4, इधर से देता तो भी 2 पे आता। ठीक है, चलो नाम लिखो। तो 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ है 1 पे, तो 1 इन। इसमें भी 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पे, तो 2 इन। ठीक है, तो ये ब्यूट 1 इन, वो ब्यूट 2 इन। अब आप देखो पोजीशन, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 इन, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2 इन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो गई इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, क्लोरीन, और एक इस तरह से बना दिया, ये। ठीक है, अणुसूत्र देखो सेम है कि नहीं, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी एक क्लोरीन, इसमें भी एक क्लोरीन, इसमें भी सारे सिंगल, इसमें भी सारे सिंगल, हाइड्रोजन आप लगा लेना। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे। तो ये क्लोरीन प्रतिस्थापी होता है, तो नंबर ऐसे देना कि ये पास में आ जाए, तो यहीं से दे दो 1 2 3 4। अच्छा, इसमें ये क्लोरीन अपना प्रतिस्थापी है, क्या है ये प्रतिस्थापी, तो ऐसे नंबर देना है कि प्रतिस्थापी पास में आ जाए, अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, तो यहां से देंगे, यदि इधर से दूंगा तो 1 2 3 पे पहुंच जाएगा, इसलिए इधर से देंगे 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक, चलो अब नाम लिखो। देखो ये प्रतिस्थापी है, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 पोजीशन है इसलिए 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। इसमें पोजीशन क्या है 2, तो 2 क्लोरो, और 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लोरीन की पोजीशन देखो, यहाँ पे पोजीशन 1 है जबकि यहाँ पे पोजीशन 2 है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कितने ही एग्जाम्पल बना सकते हैं। यदि पोजीशन अलग अलग होगी तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना आप, यदि इस तरह से कोई कंपाउंड है, यदि इस तरह से कोई कंपाउंड है, जैसे अपन बना लेते हैं, दूसरा कलर ले, ये वाला ले लेते हैं। यदि इस तरह से कोई कंपाउंड है, देखो जैसे C और यहाँ पे मान लो CN जोड़ दिया। ठीक, अब एक और ले लिया C और यहाँ पे CN जोड़ दिया। ठीक है, अब एक बात को आप ध्यान रखो, ये जो मैंने कंपाउंड लिया है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है। क्या है, कार्बन, इसमें कार्बन है। ठीक है, चलो इसको नंबर दो। तो IUPAC के हिसाब से यदि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको 1 देते हैं, तो इसको 1 दे दिया, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3 कर दिया, इधर ये प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, अब आप देखो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो याद रखना, यदि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है, जैसे CN हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया, है ना, इस तरह के यदि फंक्शनल ग्रुप है तो वो
पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसके कार्बन को 1 देंगे, भले वो कहीं भी लगा हो, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो चेंज होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? चेन तो हो जाएगी। देखो, इसमें 4 कार्बन को नंबर मिला तो यहाँ पे रूट वर्ड ब्यूट आएगा, और इसमें 3 कार्बन को नंबर मिला तो यहाँ पे रूट वर्ड प्रोप आएगा। इसलिए चेन आइसोमेरिज्म तो है लेकिन पोजीशन नहीं है, याद रखना, नोट करो। चलो कुछ और चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोमर्स ऑफ एल्केन। आइसोमर्स ऑफ एल्केन मतलब एल्केन के समावयवी आइसोमर्स ऑफ एल्केन मतलब एल्केन के समावयवी। ठीक है, एल्केन के समावयवी कैसे पता करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले तो आप कुछ बातें याद रखना। देखो, जैसे CH4 इसको हम मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन, ठीक है ना, मेथेन। एल्केन की पहचान क्या है? आखिरी में एन आता है, जिसके आखिरी में एन आता है वो एल्केन, तो ये मेथेन एल्केन हो गया। ठीक है, इसके बाद C2H6 ये एथेन है। ये क्या है? एथेन, ये भी एक एल्केन है। इसके बाद C3H8 ये प्रोपेन है, ये भी एक एल्केन है। ठीक है ना। तो शुरू के तीन एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनमें तीनों में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, शुरू के 3 एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती है, याद रखना। नॉट सो आइसोमेरिज्म, नॉट सो आइसोमेरिज्म मतलब इनमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती, ये किसी प्रकार की समावयवता नहीं दर्शाते। देन नो आइसोमर्स, देन नो आइसोमर्स, इसलिए इनके कोई आइसोमर्स नहीं बनेंगे। ठीक है बेटा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती है, इसलिए इनके कोई आइसोमर नहीं बनेंगे। देन नो आइसोमर्स है ना, मतलब कोई आइसोमर नहीं बनेगा। पहले इतना नोट करो। चलो अब इसके आगे के देखते हैं। तो इसके आगे अगला है C4H10, इसका नाम ब्यूटेन है। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ये जो ब्यूटेन है ना बेटा, इसके 2 आइसोमर बनते हैं। कितने आइसोमर बनते हैं? 2 आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर कैसे बनाने हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये एल्केन है, तो हमको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड लगाओ और कार्बन बनाओ। जैसे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना लो। ठीक है, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए मैंने सिंगल लगा दिए। हाइड्रोजन आप लगाओ तो लगा लो, चाहो मत लगाओ, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखो इसको नंबर दो, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक, 4 कार्बन को नंबर मिला। 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मतलब इसका नाम हो गया ब्यूटेन। क्लियर? अब आप ऐसा करो, ये जो 4 नंबर का कार्बन है इसको उठा के 2 नंबर पे रख लो,
जो 4 नंबर का कार्बन है इसको उठा के 2 नंबर पे रख लो, सी 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 और ये सी। ठीक है, अब नंबर दो, तो 1 2 3, यदि मैं इधर से 1 2 करता तो भी ये 2 पे ही आता। क्लियर, नाम लिखो इसका, तो 2 पे ये प्रतिस्थापी आ गया, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब यदि आप इसको उठा के 1 नंबर पे रखते हो तो वापस सीधी चेन बन जाएगी। क्लियर, मतलब इसके अलावा इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो दोनों ही आइसोमर है ये क्या है, चेन आइसोमर। क्या है, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्यों, देखो इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है, इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है, प्रोप, और इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है, ब्यूट। ठीक है ना, तो रूट वर्ड यदि अलग अलग हो तो चेन आइसोमर। अच्छा, पोजीशन तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। ठीक, मतलब ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनेंगे और दोनों ही चेन आइसोमर होंगे। क्लियर, चलो अगला देखो, C5 C5H12, इसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है, पेंटेन। पेंटेन, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं, कैसे बनेंगे 3। सबसे पहले क्या करो, 5 कार्बन है तो सीधी एक चेन बना लो, बन गई सीधी चेन। अच्छा, अब इसको नंबर दो, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये पेंटेन हो गया। अब ऐसा करो, ये जो 5 नंबर का कार्बन है इसको उठा के 3 पे रख लो, 5 नंबर के कार्बन को उठा के कहाँ पे रख लो, 3 पे। ठीक है, ये तो 5 ही बना दिए, वापस यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब नंबर दो, तो देखो अब ये प्रतिस्थापी हो जाएगा, तो इसको देख के नंबर देना। यदि मैं इधर से दूंगा तो 1 2 3, ये 3 पे आएगा, लेकिन इधर से दूंगा तो 2 पे आ जाएगा, तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब नाम लिखो इसका, तो 2 पे मिथाइल आ गया, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अब क्या करें, अब ऐसा करो, देखो यदि इस कार्बन को उठा के 3 पे रखोगे तो मैं नंबर इधर से करूंगा 1 2, तो वही पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस 4 नंबर के कार्बन को उठा के 2 पे रख लो, ये। ठीक है, अब नंबरिंग करो, तो किधर से कर दो, इधर से करोगे तो भी 2 पे आएगा, इधर से करोगे तो भी 2 पे आएगा, तो 1 2 3। ठीक है, अब 2 नंबर की पोजीशन पे 2 प्रतिस्थापी है, एक ये और एक ये, तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, तो इसके 3 आइसोमर इस तरह से बनेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए रूट वर्ड क्या है, पेंट। यहाँ पे 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए रूट वर्ड क्या है, ब्यूट, और यहाँ पे 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए रूट वर्ड क्या है, प्रोप। मतलब तीनों ही कंपाउंड में रूट वर्ड चेंज हो रहा है, मतलब ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही चेन आइसोमर है, ये तीनों ही क्या है, चेन आइसोमर्स।
पोजीशन तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। अब इसमें देखोगे पोजीशन तो इन दोनों में किसकी पोजीशन देख रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे नहीं है, नोट करो। चलो कुछ और बना लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, अब आप लोग याद रखना है ना। जैसे C6H14, C6H14, इसका नाम है हेक्सेन। क्या नाम है, हेक्सेन। इसके 6 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, 6, ठीक है। जैसे मैंने सिखाया वैसे बनाना, 6 नहीं सॉरी 5 आइसोमर बनेंगे। इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 5। C7H16, इसका नाम हेप्टेन है, हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है। जो हेक्सेन है उसके 5 आइसोमर बनते हैं, जो हेप्टेन है उसके 9 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, 9। अच्छा, C8H18, ये ऑक्टेन है, ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन। इसके 18 आइसोमर बनेंगे, 18 आइसोमर। C9H20, ये नोनेन है, इसके 35 आइसोमर बनेंगे, है ना, 35 आइसोमर, 35 आइसोमर। C10H22, इसका नाम डेकेन है, ये सब एल्केन है ना। इसके 75 आइसोमर बनेंगे, 75 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बनेंगे, 75, ठीक है, नोट कर लो। हेक्सेन के कितने बनेंगे, 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35 और डेकेन के 75। क्लियर। चलो कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे एल्कीन, अच्छा ये तो अपन देख चुके हैं ना, अभी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े तो थे एल्कीन वाले, उसमें एल्कीन में मैंने आपको पोजीशन भी बताई थी, चेन भी बताई थी, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड का देखते हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में आइसोमेरिज्म, ऐसा देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड में आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो इसमें जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया अपन ने, C3 है ना, C3H7X, C3H7X। क्लियर, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें X क्या है, तो X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, सॉरी फ्लोरीन से चालू करता है ना। X क्या है, X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है बेटा। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, समझने के लिए मैं समझने के लिए ब्रोमीन का यूज कर लेता हूँ। किसका यूज कर लेता हूँ, ब्रोमीन का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो 3 कार्बन बना लिए, 3 कार्बन थे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा लेता हूँ, ठीक है, ये X की जगह मैंने ब्रोमीन लगा लिया। क्लियर। अब आप ऐसा करो, इसको नंबर दो, तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अभी
3 कार्बन को नंबर मिला और अच्छा ये हमारा प्रतिस्थापी हो गया, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, कहाँ पे है ये 1 पे, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ऐसा करो, इस ब्रोमीन को उठा के 2 पे रख लो, यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब नंबर दो, तो 1 2 3, ठीक है। अब क्या नाम हो जाएगा, तो 2 पे आ गया ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद अब इसको 3 पे रखोगे तो वापस नॉर्मल चेन बन जाएगी, ठीक है, मतलब इसके 2 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 आइसोमर, 2 आइसोमर्स, ठीक है ना। इस तरह का कोई भी कंपाउंड लोगे ऐसा C3H7 और X की जगह ये कुछ भी ले लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो 2 आइसोमर बनेंगे। अच्छा ये दोनों ही आइसोमर क्या है, तो देखो पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे पोजीशन क्या है 1 और यहाँ पे पोजीशन क्या है 2, तो पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है, ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं, जैसे मान लो इस तरह से है C3H6 और X2, C3H6X2। अब X2 मतलब 2 फ्लोरीन हो सकते हैं, है ना, 2 क्लोरीन हो सकते हैं, 2 ब्रोमीन हो सकते हैं, या 2 आयोडीन हो सकते हैं, ठीक है। चलो अपन ऐसा करते हैं, समझने के लिए दोनों ब्रोमीन ले लेते हैं, दोनों क्या ले लेते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। समझने के लिए दोनों अपन ने ब्रोमीन ले लिए है ना, तो 2 क्लोरीन भी हो सकते हैं, 2 फ्लोरीन भी हो सकते हैं, 2 आयोडीन भी हो सकते हैं, हमने 2 ब्रोमीन ले रखे हैं, ठीक। चलो नंबर 2, तो 1 2 3, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, प्रतिस्थापी, दोनों ही 1 नंबर की पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 1 1 डाइब्रोमो, 2 है ना इसलिए डाइब्रोमो, 1 1 डाइब्रोमो, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो 1 1 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक। अच्छा अब ऐसा करते हैं, एक ब्रोमीन को उठा के 2 पे रख लो, एक ब्रोमीन को उठा के कहाँ पे रख लो, 2 पे, ठीक है। एक को उठा के 2 पे रख लिया। अब देखो, तो 1 2 3, 1 2 3, अब एक आया 2 पे और एक आया 1 पे, तो क्या बोलेंगे, 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, ऐसा करो, दोनों को ही उठा के 2 पे रख लो, दोनों को ही उठा के 2 पे रख लो, थोड़ा छोटा करें इसको, दोनों को ही उठा के कहाँ रख लो, 2 पे, सी सी सी, दोनों ही ब्रोमीन को उठा के कहाँ पे रख लिया, 2 नंबर पे, है ना, दोनों को उठा के 2 नंबर पे रख लिया। चलो नंबर 2, 1 2 3, ठीक है। अब दोनों ही 2 पे है, तो 2 2 डाइब्रोमो, 2 2 डाइब्रोमो, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो 2 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं,
एक को 1 पे रहने देते हैं और एक को 3 पे ले आते हैं। ठीक है, अब नंबर 2, तो 1 2 3, अब की बार एक 1 पे और एक 3 पे, तो 1 3 डाइब्रोमो, 1 3 डाइब्रोमो, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, तो 1 3 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इन चारों ही कंपाउंड में आप देखो इन चारों ही कंपाउंड में देखो आप, पोजीशन चेंज हो रही है। चारों ही कंपाउंड में क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, चारों ही कंपाउंड में क्या चेंज हो रही है? पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, है ना। कार्बन तो मैंने 3 लिए हैं, तो इसलिए 1 2 3 1 2 3 बार बार रूटवर्ड प्रोप आ रहा है, मतलब इनमें कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए इनमें चारों में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, अच्छा, तो C3H6X2 इस तरह का यदि कंपाउंड हम लेंगे तो 4 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 4। ठीक है, आइसोमर्स इस तरह से बनाएंगे। चलो कुछ और देखते हैं। जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड है, C3H6 C3H6XY, XY मतलब ये है कि यहाँ पे दो अलग अलग हेलोजन होंगे, दो अलग अलग हेलोजन होंगे। अब वो दो कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं, ब्रोमीन आयोडीन हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे समझने के लिए मान लो 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए, और एक मैंने ले लिया ब्रोमीन और एक मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है ना, मतलब दो अलग अलग हेलोजन, तो एक X एक Y, इस तरह से। अब नंबर 2, तो 1 2 3, 1 2 3, दोनों ही 1 नंबर की पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। तो क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब ऐसा करते हैं, ब्रोमीन को 1 पे रहने देते हैं, क्लोरीन को 2 पे ले आते हैं। क्लोरीन को कहाँ पे ले आते हैं? 2 पे। तो ब्रोमीन 1 पे ही है, क्लोरीन को 2 पे ले आए। ठीक है, अब नंबर 2, तो 1 2 3। ठीक है, अब नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अच्छा यहाँ से ऊपर से बना ले थोड़ा सा, चलो यही रहने देते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों को उठा के 2 पे रख लेते हैं, दोनों को उठा के कहाँ पे रख लेते हैं? 2 पे। तो नीचे क्लोरीन हो गया, ऊपर ब्रोमीन हो गया। ठीक है, चलो नंबर 2, तो 1 2 3, इधर से दोगे तो भी 2 पे आएगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 2 पे क्या है? क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन को नंबर मिला है इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब क्या करें? बोलो अब क्या करें? ऐसा करते हैं,
ब्रोमीन को 1 पे रहने देते हैं, क्लोरीन को 3 पे ले आते हैं। ये ठीक है। अब नंबर 2, अभी भी मैं यहीं से नंबर दूंगा 1 2 3। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इधर से देता हूं तो क्लोरीन 1 पे आता है, इधर से देता हूं तो ब्रोमीन 1 पे आता है। तो ये हो गई सिमेट्रिकल पोजीशन, सममित स्थिति। जब सममित स्थिति हो तो हमने आईयूपीएससी में सीखा था कि अल्फाबेट के हिसाब से नंबर देते हैं। ब्रोमीन का बी क्लोरीन के सी से पहले आता है, इसलिए ब्रोमीन को 1 दिया। ठीक, अच्छा नाम लिखो। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और क्लोरीन कहाँ पहुंच गया 3 पे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। अब क्या करें, बोलो अब क्या करें? देखो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो ब्रोमीन है इसको उठा के 2 नंबर की पोजीशन पे रख दो। तो यहां क्लोरीन पहले से ही है और ब्रोमीन को उठा के यहां रख दिया। ठीक है, अब नंबर 2। तो अब मैं यहां से 1 नहीं दूंगा, क्योंकि 1 2 करूंगा तो ये 2 पे आ जाएगा, और यहां से 1 दूंगा तो ये पहले ही आ गया 1 पे, जबकि यहाँ पे 1 पे कुछ नहीं है, इसलिए हम इधर से देंगे। तो 1 2 3। ठीक है, अब नाम लिखो। तो अब की बार ब्रोमीन 2 पे आया है तो 2 ब्रोमो, पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, है ना, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन 1 पे तो 1 क्लोरो, उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब बताओ अब क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस ब्रोमीन को उठा के यदि 1 पे रख दूं तो दोनों 1 पोजीशन पे हो जाएंगे, तो 1 पोजीशन पे पहले ही है। क्लोरीन को यहां से उठा के यदि इधर कर दूं 3 पे, तो फिर यहां से 1 2 करेंगे, मतलब क्लोरीन 1 पे आएगा और ब्रोमीन 2 पे आएगा। तो ये पोजीशन तो पहले से ही है, क्लोरीन 1 पे है और ब्रोमीन 2 पे है। भाई यदि इस क्लोरीन को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं तो फिर इधर से 1 2 करूंगा तो वो तो सेम ही कंपाउंड बन जाएगा। नहीं, 1 पे क्लोरीन आ जाएगा, 2 पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो वो बना हुआ है। दोनों को 2 पे रख दा, तो 2 पे पहले से ही रखे हुए हैं, देखो दोनों ये 2 पे पहले से ही रखे हुए हैं। फिर क्या करें, एक को उठा के इधर कर दो, वो भी कर चुके, उल्टा पुल्टी करेंगे तो भी वही बनेगा सेम। ठीक है, ब्रोमीन 1 पे और क्लोरीन 2 पे, ठीक है, ये 1 2 हो गया। क्लोरीन 1 पे ब्रोमीन 2 पे, ये भी हो गया। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये बन जाएगा, इसको इधर इसको उधर, ये मेरे हिसाब से अब नहीं बनेंगे। इसके टोटल 5 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 5, 5 आइसोमर्स। ठीक है, 5 आइसोमर्स। क्लियर? तो इस तरह का यदि कोई कंपाउंड होता है C3H6XY, जिसमें XY 2 अलग अलग हेलोजन है, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन और क्लोरीन, तो 5 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, नोट करो। चलो एक आखिरी और देख लो, तो ये अपना पोजीशन और चेन वाला मामला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर कल से अपन रिंग चेन वगैरह पढ़ेंगे। एक आखिरी है C8H10, C8H10। इसके बेटा 4 एरोमेटिक आइसोमर बनते हैं। कितने? 4, 4 एरोमेटिक आइसोमर। कितने आइसोमर बनते हैं? 4 एरोमेटिक आइसोमर। ठीक है, 4 एरोमेटिक कैसे बनाएंगे? देखो क्या करना है, 8 कार्बन है तो 6 कार्बन की तो आप रिंग बना दो, 6 कार्बन की रिंग बना दी। अब कितने बच गए? 2। तो पहले इस तरह से जोड़ दो, CH2 और ये CH3। ठीक है, अब ऐसा करो, एक CH3 यहाँ पे कर दो
और एक CH3 यहाँ पे कर दो। ठीक है, चलो पहले इनको नंबर देते हैं। तो इसमें तो मैं ये 1 2 करूंगा, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे 1 दूंगा और यहाँ पे 2 दूंगा। अब इसको नीचे वाले कार्बन पे सरका दो। इसको तो यहीं रहने दो और इसको यहाँ कर दो। ठीक है, अब अगले में इसको यहाँ नीचे कर लो। ठीक है, थोड़ा छोटा करूँ क्या पेज? चलो अब इसमें देखो, ये यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 है ना। अच्छा, इसमें ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको उठा के यहाँ रख दो। तो यदि मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ इस पोजीशन पे, तो फिर मैं नंबर इधर से दूंगा 1 2 3, क्योंकि इधर से पास में पड़ेगा। तो 1 3 पहले ही हो चुका है। यदि उठा के यहाँ रखूँ, इसको उठा के यहाँ रखूँ, तो फिर मैं 1 2 करूंगा, जो कि 1 2 पहले हो चुका है। ठीक है ना, मतलब 4 आइसोमर बनेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या है? इनके मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ बेटा, है ना, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है इथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है आर्थोजाइलिन। इसका कॉमन नेम क्या है? आर्थोजाइलिन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन। ठीक है, मेटाजाइलिन। इसका कॉमन नेम है पेराजाइलिन। पेराजाइलिन। ठीक है ना, ये कॉमन नेम लिख रखे हैं हमने। ये इथाइल, ऊपर देखो, ऊपर इथाइल हो गया और ये बेंजीन, और इसको जाइलिन कहते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? जाइलिन। तो ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन पे है और ये पेरा पोजीशन पे। तो आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पेराजाइलिन। ठीक है ना। मेटाजाइलिन, नोट करो। तो यहाँ पे हमारा चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।